दर्दनाक और भयावह रात को बीते हुए आज भी अगर उसका कहीं कोई जिक्र होता है तो रूह कांप उठती है। अगर आपको 2 दिसंबर की रात भोपाल में क्या हुआ था इसकी जानकारी नहीं है तो बता दें आपको कि 1984 में 2 दिसंबर की उस कलंकित रात ने हजारों मासूमों को दबे पांव अपनी चपेट में ले लिया था। यूनियन कार्बाइड नाम का कारखाना जो भोपाल में स्थित है, इससे एक जहरीली गैस के रिसाव के कारण पूरे शहर में मौत का तांडव मच गया था। आज भी कई नेता और कई बड़े बड़े लोग भोपाल की उस भयावह 2 दिसंबर की रात के बारे में कई अनेकों टिप्पणियां देते नजर आते हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये कोई नहीं बता सकता, सिवाय उस व्यक्ति के जिसने उस दर्दनाक रात को स्वयं अपनी आंखों से देखा हो, और सिर्फ देखना ही काफी नहीं बल्कि जिसने उस त्रासदी को जिया हो, उसे बेहद करीब से देखा हो। भोपाल के जयप्रकाश नगर, जिसे जेपी नगर भी कहा जाता है, यही वो इलाका है जिसने 1984 की 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात मौत के उस भयावह मंजर का गवाह बना था, जिसे याद करते हुए आज भी यहां रहने वालों की रूहें सिहर उठती हैं। इसी दिन जेपी नगर के सामने बने यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने में एक टैंक से अत्यधिक जहरीली गैस माइथिल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था। इसी घटना की वजह से भोपाल का नाम विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी से जुड़ गया। जहरीली गैस के असर और उस रात मची भगदड़ में हजारों लोग ही नहीं बल्कि हजारों मासूम पशु पक्षियों की जानें भी गईं। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई आज तक सरकारें नहीं कर पाई हैं। उस रात को कितनी जानें गईं इसका आंकड़ा लगाना मुश्किल है। कितनी मौतें हुई इस पर आज भी मतभेद हैं। यह मौत का नजारा सिर्फ उस तारीख तक ही सीमित नहीं था बल्कि उस घटना के कई सालों तक उसका वहां के जीव जंतुओं पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा। जितना अभी तक आपको बताया गया है, सच सिर्फ इतना छोटा नहीं बल्कि सच्चाई तो हमारी सोच से परे है। उस रात क्या क्या हुआ था, किसकी कितनी मदद की गई थी या मदद की भी गई थी या नहीं, ये सिर्फ उस घटना पर मौजूद वो व्यक्ति ही बता सकता है जिसने इस घटना को बहुत ही गहराई से और करीब से देखा हो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस अंधेरी रात में अपनी जान बचाकर भागते हुए उन मासूम लोगों का जिनके चारों ओर मौत मंडरा रही थी। कई मासूमों को क्या ही पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो तो अनजान अपनी अपनी झुग्गी झोपड़ियों में रात का खाना वो भी जैसे तैसे मेहनत से कुछ कमा कर खाया था। उसके बाद जब वो सोने जाएंगे तो कभी उठेंगे ही नहीं। कई छोटे छोटे बच्चे जिनका भी दुनिया देखना बाकी था, दुनिया देखने से पहले ही वो जहरीली गैस उनके शरीर में घुसकर उनको हमेशा के लिए एक गहरी मौत की नींद सुला देगी, क्या पता था उनको। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस घटना के पहले और इस घटना के बाद दोनों समय ही बहुत महत्वपूर्ण रहे। अब तक आप सभी के मन में कई सवालों और आशंकाओं की भरमार उठ चुकी होगी, जैसे इस भयानक त्रासदी में कितने लोगों की मृत्यु हुई, क्या जितना बताया जाता है उससे अधिक मौतें हुई थी, उन लोगों के परिवार का क्या हुआ जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही था और इस जहरीली गैस ने उसे गहरी नींद में सुला दिया था, क्या उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हुई, क्या इस घटना के पीछे किसी की लापरवाही थी, क्या सुरक्षा में कमी थी, क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था अगर कुछ सावधानियां बरती जाती। उस घटना के बाद कारखाने का क्या हुआ, कैसे कारखाने आबादी वाली जगह पर चलाना सही है। इस ऑडियो में हम भोपाल गैस त्रासदी के असली सच से आप सबको रूबरू कराएंगे और उस रात के भयानक दृश्य से आपको परिचित कराएंगे। ज्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं होती है क्योंकि सही जानकारी के लिए सही सूत्रों की ही कमी है। आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही बातें और घटनाएं जो आपको हैरान करके रख देंगी, जिनके बारे में आपने शायद ही कहीं पढ़ा और सुना होगा। गैस त्रासदी, एक अविस्मरणीय रात। लेखक भोपाल शहर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि
भोपाल शहर ताल तलैयों और शिखरों का एक मनोरम शहर है। इसका बड़ा तालाब काफी प्रसिद्ध है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लेखक उस त्रासदी के दौरान वहां के कलेक्टर तैनात थे और यही वजह है कि उन्होंने इस घटना को बड़ी गहराई से देखा है और उसका विवरण किया है। करबला रोड पर बड़े तालाब के किनारे उनका बंगला ऊंचाई पर स्थित था। वो 2 मंजिला काफी पुराना बंगला था और बड़ा भी था। शुरुआती चरण। लेखक जो उस समय वहां के कलेक्टर थे बताते हैं कि 2 दिसंबर 1984 की रात में करीबन 10:30 बजे हमेशा की तरह सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सारे नौकर बाहर जा चुके थे और वे भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर अपनी कुछ लिखा पढ़ी का काम कर रहे थे। अपना काम निपटाने के बाद जब वे 12 बजे के करीब पहली मंजिल के शयन कक्ष पर पहुंचे तो उनकी आंखों में ऐसा लगा जैसे किरकिरी पड़ रही हो। उन्हें ये मामूली सी तकलीफ जान पड़ रही थी तो उन्होंने अपनी पलकों को पानी से पोंछा और आंखें मूंद कर लेट गए तो उन्हें तुरंत ही आराम मिल गया। बाद में ये पता चला कि गैस रात के 12 बजे से पहले ही फैलना शुरू हो चुकी थी। लेखक को इस गैस लीक होने की भनक तब लगी जब 1:30 बजे करीब एक आवाज सुनाई पड़ने के कारण उनकी नींद खुल गई। फिर किसी ने आवाज लगाई कि शहर में गैस फैल चुकी है। आंखें खोलते ही उनकी आंखों में जलन सी मचने लगी। जैसे ही उन्हें इसकी खबर मिली वे तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखकर बाहर कार में बैठ गए और निकल पड़े हालातों का जायजा लेने के लिए। कार को स्वयं चलाते हुए जब वे शहर की ओर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि शहर के असंख्य लोग घबराहट व दहशत में इंदौर रोड से सीहोर भागे जा रहे थे। भगदड़ की स्थिति बड़ी ही भयंकर जान पड़ रही थी। लोग कार, जीप, ट्रक, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल और जिन्हें कुछ नहीं मिला वो पैदल ही हड़बड़ी में भागे जा रहे थे। लेखक चौराहे से दाईं ओर मुड़कर शहर की ओर जाना चाह रहे थे, वो भी भीड़ और भगदड़ की दिशा की विपरीत दिशा में। लेकिन भगदड़ को देखते हुए ये एक बेहद ही कठिन प्रयास जैसा लग रहा था। फिर कैसे भी करके उन्होंने अपनी कार को धीरे धीरे उस भीड़ में घुसाते हुए शहर की ओर बढ़ाई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही भीड़ कम होती जा रही थी। उस रात का क्या दृश्य था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन लेखक ने जो भी उस रात महसूस किया और अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा वो आपको उस रात के कई पन्ने समझने में काफी मददगार साबित होगा। इमामी गेट से लेकर पीर गेट तक पूरा इलाका सुनसान था। फैली हुई जहरीली गैस के बादल इमामी गेट से आगे पीर गेट की तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। सड़क पर 20-25 फीट से आगे देख पाना संभव ही नहीं हो पा रहा था और वे कार को धीरे धीरे चलाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता कि उनकी कार के आसपास भी वो जहरीली गैस मंडरा रही थी और धीरे धीरे उनकी कार के अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। जैसे जैसे गैस अंदर घुसती जा रही थी वैसे वैसे उनका दम घुटता जा रहा था। लेखक उस वक्त भोपाल के कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि स्थिति का जायजा लेना मुश्किल पड़ रहा था और जहां देखो वहां लोग इधर उधर भाग रहे थे। सभी अपनी जान बचाने के प्रयास में थे। अथक प्रयास और निराशा। ऐसी विषम स्थिति में भी लेखक अपना फर्ज पूरा करना ना भूले और उनसे जितना हो सकता था उतने प्रयास करने शुरू कर दिए। लेखक ने वहां के टाउन इंस्पेक्टर श्री शाही को बुलाकर बातचीत की और थाने के वायरलेस के द्वारा शहर के और अन्य थानों एवं मोबाइल गाड़ियों से संपर्क करने का प्रयास किया। उन्होंने वायरलेस नेटवर्क पर कहा कि गैस रिसाव से शहर में भगदड़ मच गई है, लोग शहर से बाहर भाग रहे हैं, शहर सुनसान होता जा रहा है, इसीलिए पुलिस द्वारा इस भगदड़ को नियंत्रित किया जाए जिससे कि दुर्घटनाएं ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि वीरान हो गए क्षेत्रों की सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। एक तरफा निर्देश दे रहे थे, लेकिन किसी भी पुलिस मोबाइल से कोई भी उत्तर नहीं आया। थाने में लगे वायरलेस सेट से थाने के लिए भी उन्होंने बात की और कई बातें दोहराई, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई भी उत्तर नहीं मिला। अथक प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किल से टेलीफोन पर पुलिस कंट्रोल रूम से उनका संपर्क हुआ, लेकिन वहां पर सहायक पुलिस निरीक्षक चौहान ने टेलीफोन उठाया। लेखक ने ये सभी बातें फिर से दोहराई तो उन्होंने वहां से उत्तर दिया
कि साहब यहां है ही कौन जो ये सब करे। थाने के सामने हर तरफ भीड़ ही भीड़ और भगदड़ देखकर उन्होंने बैरागढ़ थाने के टाउन इंस्पेक्टर शाही से कहा कि वे उस बस्ती में गश्त लगवाएं। पास में ही नीले रंग की पुलिस मिनी बस खड़ी थी। शाही ने उस गाड़ी की ओर इशारा करते हुए लेखक को बताया कि उसमें डीजल नहीं है और लेखक चुप हो गए और कुछ नहीं कहा। इससे यह पता चलता है कि हमें किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब कौन सी बला आ पड़े। हाँ, ये सच बात है कि हम ये नहीं जानते कि क्या स्थिति आने वाली है और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम जितना जानते हैं और जितना कर सकते हैं, कम से कम इतना तो पहले से ही करके चलें, जिससे कि विषम स्थिति में भी हम ज्यादा नुकसान ना होने दें। अब लेखक ने फैसला लिया कि वे फिर से पुराने शहर में जाएंगे। लेखक बीच बीच में कार के शीशे खोलकर गैस के प्रभाव का जायजा भी लेते जा रहे थे। ये बात स्पष्ट है कि अब इतना समय बीत चुका था कि गैस हवा में घुल मिलकर पतली होती जा रही थी और लेखक इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस कंट्रोल रूम में भी अब लोग आ जा रहे थे। कुछ राजनीतिक लोग भी वहां दिखे। सभी लोग काफी घबराए हुए थे। लेखक ने पुलिस कंट्रोल रूम में उपलब्ध अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की। अभी तक ये कोई नहीं पता लगा पाया कि यूनियन कार्बाइड की स्थानीय फैक्ट्री से कौन सी गैस रिसी थी। इन्होंने फैक्ट्री में फोन से संपर्क किया और प्लांट सुपरवाइजर ने बताया कि जो गैस निकली है उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। बाद में ये जानकारी सभी अस्पतालों में दी गई। फैली हुई गैस के प्रभाव से अनभिज्ञ सभी अधिकारी। दोस्तों, यहां यह बात गौर करने वाली है कि अभी तक सिर्फ ये पता चला कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिसी है, लेकिन ये नहीं पता चला कि यह गैस अधिक खतरनाक है या नहीं, और इसकी जानकारी लेखक को किसी भी अधिकारी ने कंट्रोल रूम में भी नहीं दी थी। किसी ने यह नहीं बताया कि यह गैस जानलेवा भी हो सकती है। कंट्रोल रूम में किसी ने ऐसी आशंका व्यक्त नहीं की थी, तो सभी लोगों को ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि इससे मौतें भी हो सकती हैं। सभी का ध्यान शहर में हो रही भगदड़ और लोगों की सुरक्षा की ओर था। यह सब करने के बाद लेखक ने फैसला लिया कि वो फिर से शहर के राउंड पर जाएंगे। पुराने भोपाल के बाहरी हिस्से में काफी चहल पहल हो रही थी, लेकिन 4 इमली, शिवाजी नगर आदि में ये चहल पहल कम थी, क्योंकि वास्तव में इन क्षेत्रों के लोग शांति से सो रहे थे। सड़कों पर पुराने भोपाल के लोगों की चहल पहल थी, जो अपने अपने घरों से भाग आए थे। इतने में ही ये पता चला कि जयप्रकाश अस्पताल में बहुत अधिक भीड़ हो गई है। ये भीड़ भोपाल के गैस पीड़ितों की थी। इतने में डॉक्टर सक्सेना ने लेखक को आकर जानकारी दी कि गैस अधिक सूंघ लेने के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये पहली बार था जब इस दुर्घटना से मृत्यु की कोई सूचना मिली थी। इस सूचना से उन्हें बहुत कष्ट हुआ और थोड़ी ही देर बाद किसी व्यक्ति ने आकर बताया कि 2 बच्चों की भी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार मरने वालों की संख्या 5 तक पहुंच गई थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यूनियन कार्बाइड से जो गैस निकली थी वो जहरीली थी। बड़े प्रयास किए जा रहे थे, वाहनों की कमी थी, मगर फिर भी कई अधिकारियों ने निजी वाहनों से सभी गैस पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। कर्मचारियों और वाहनों को जुटा पाना अपने आप में एक बड़ी समस्या बन चुकी थी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर लोग गंभीर रूप से बीमार पड़े हुए थे और अपने अपने घरों से भाग रहे थे। वाहनों का मिलना बहुत कठिन हो रहा था और अस्पताल का स्टाफ भी वहां से भाग रहा था। घटना का असली रूप अब रात के 2 बज चुके थे और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया और सभी की ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई जा रही थी। घटना से संबंधित जो भी जानकारी मिल रही थी, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि मरने वालों की संख्या अब 50 तक पहुंच चुकी है। ये सोचकर लोग मान रहे थे कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन सुबह के 6:30 बजे तक भी घटना का असली रूप सामने नहीं आया था। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैला, सभी बचाव दलों के सदस्य मकानों और झुग्गियों में अंदर घुसे। तब भयावह दृश्य सामने आया। गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र में स्थित कच्चे मकान एवं झुग्गियों में
जहां जहां बचाव दल जाते थे वहां वहां या तो लाशें मिलती थीं या गंभीर रूप से बीमार लोग मिल रहे थे। अन्य लोग तो भाग गए थे। गंभीर रूप से घायल लोगों ने भागते समय ही अपना दम तोड़ दिया था। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नगर निगम के वाहनों और अन्य वाहनों में मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हर तरफ सिर्फ दहशत का माहौल था। सहायता की मांग बराबर आ रही थी। कई टेलीफोन कॉल्स और कई संदेशों का अंबार लगता जा रहा था। सभी डॉक्टर, नर्सेज बड़ी संख्या में चिकित्सा तथा सेवा कार्य में लग गए थे। खुले स्थानों में भी डॉक्टर लोग खड़े होकर मेज पर दवाइयां रखकर मरीजों की आंखों में दवा डाल रहे थे और खाने को गोलियां दे रहे थे। ये स्पष्ट है कि तकलीफ और लक्षणों के आधार पर ही उपचार किया जा रहा था। परंतु इसके साथ साथ ही एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी, शवों के अंतिम संस्कार की। कैसे इतने बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार किया जाए, दुविधा उत्पन्न हो चुकी थी। बढ़ती परेशानियां और महामारी का संकट। अब तक हालात काफी खराब हो चुके थे। यहां तक कि रेलवे स्टेशन का दृश्य और भी भयावह था। वहां की चहल पहल बंद थी। सभी और मायूसी और खामोशी का आलम था। रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात में लोगों ने उल्टी दस्त किए हुए थे। वहां गंदगी और बदबू का साम्राज्य था। इससे बचकर चलना भी कठिन जान पड़ता था। थाने के बीच में जो खुला मैदान था, वहां पर कपड़े ओढ़कर जो मुसाफिर या भिखारी शाम को सोए हुए थे, वे उसी रूप में हमेशा के लिए सो गए थे। ये दृश्य दिल दहलाने वाला था। ऐसे हालातों में एक और विपदा आ पड़ी। किसी ने अफवाह फैला दी कि गैस दोबारा से लीक हो गई है और इस वजह से फिर से भगदड़ मचना शुरू हो गया। इस भीड़ को रोक पाना बेहद मुश्किल था। बहुत सारे प्रभावित लोगों की मृत्यु भोपाल से काफी दूर इंदौर, इटारसी, झांसी और दिल्ली में भी हुई। परेशानियों की तो जैसे बाढ़ आ चुकी थी और इससे निपटने के कई प्रयास सफल तो कई प्रयास असफल भी हो रहे थे। परंतु हार मानना कोई समझदारी वाला काम न था। लोगों की लाशों का मिलना तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ कई और मुश्किलें भी जन्म ले रही थीं। अंतिम संस्कार कराने में समस्या और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जी का भोपाल में दौरा करना। लाशों को कॉलेज के कैंपस में खुले में रखा जा रहा था, जिससे कि लोग उन लाशों की पहचान कर सकें। तुरंत ही फिर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना और बाद में उन्हें कब्रिस्तान या शमशान घाट ले जाया जा रहा था, जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। लेकिन इतनी ज्यादा लाशें होने के कारण उनका अंतिम संस्कार भी अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। शमशान घाट में लकड़ियां कम पड़ रही थीं। फिर वन विभाग से लकड़ियां मंगवाई गईं। काफी लकड़ियां गीली थीं। अब ये और बड़ी दिक्कत थी। फिर वन विभाग से सूखी लकड़ियां उपलब्ध कराने को कहा गया। तब जाकर बाहर से सूखी लकड़ियां ट्रक में भरकर मंगवाई गईं। 4 दिसंबर को वल्लभ भवन में एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि मृतकों के परिजनों को 10,000 अनुग्रह राशि और अधिक रूप से घायल लोगों को 2,000 और मामूली घायल व्यक्तियों को 1,000 की राशि दी जाए। हालांकि लेखक का इस पर विचार एकदम अलग था। उनका मानना था कि गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को सही उपचार और पौष्टिक आहार दिया जाए। इसी बीच ये सूचना मिली कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी भोपाल के हवाई अड्डे पर उतरेंगे और भोपाल का दौरा करेंगे। हालांकि इस खबर को गुप्त रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन लोगों को कहीं से भनक लग गई थी और भोपाल के सभी महत्वपूर्ण चौराहों पर भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने हमीदिया अस्पताल में मरीजों और उनके इलाज की व्यवस्था को देखा। भीड़ को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही कई अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री जी हवाई अड्डे वापस लौट गए। हालात बेहद गंभीर थे। अस्पताल के कैंपस में खुले में सफेद कपड़ों में लिपटी लाशें पड़ी हुई थीं और लोग उन्हें पहचानने में लगे हुए थे। चारों ओर हृदय विदारक दृश्य था। लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, किंतु आश्चर्य यह भी था कि कोई भी व्यक्ति रोता हुआ नजर नहीं आ रहा था।
शायद सभी लोग अभी भी दहशत में थे। क्या इस दुर्घटना में सिर्फ इंसानों की जानें गई थीं? जी नहीं, जानवरों और वनस्पतियों का भी भारी नुकसान हुआ था। जानवरों का संहार। इस जहरीली MIC गैस ने पशु पक्षियों का भी एक बेहद बड़े पैमाने पर संहार किया था। प्रभावित इलाकों में मरे हुए पशुओं के शव जहां तहां सभी जगह बिखरे पड़े हुए थे। 3 दिसंबर की शाम को ही अनेक सेक्टरों में तैनात अधिकारियों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया था और मरे हुए पशुओं को हटाने की कार्यवाही जल्दी से जल्दी होनी चाहिए थी। 4 दिसंबर तक गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका था और लाशें भी पूरे इलाके से इकट्ठी कर हमीदिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाई जा चुकी थीं। और अब मरे हुए मवेशियों को हटाने के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रदीप खरे को लेखक ने सबसे पहले यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने वाले क्षेत्र JP नगर में भेजा। लेखक ने, जो कि उस वक्त वहां के कलेक्टर के पद पर नियुक्त थे, फिर से दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मरे हुए पशुओं को हटाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी जगह उनके बिखरे होने से भयावह दृश्य तो था ही, क्षेत्र में बदबू भी काफी बढ़ गई थी और मरे हुए पशुओं में भैंसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जहां तहां बड़ी बड़ी भैंसें मरी पड़ी थीं। उनका शरीर फूल गया था। इन लाशों को हटाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कार्य था और कठिन भी था। जैसी आवश्यकता थी उसके अनुरूप लोग मिल नहीं पा रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि अलग अलग स्थानीय एजेंसियों के अलावा भोपाल से बाहर से भी उपलब्ध साधनों को तत्परता के साथ लगाकर सफाई का काम पूरा किया जाए, वरना महामारी फैलने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता था। और फिर जिस बड़े पैमाने पर यह हादसा हुआ था, उससे निपटने के लिए आवश्यक साधन बिना देरी किए उपलब्ध कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के जुड़ने की भी जरूरत थी। जब लेखक ने कई बड़े अधिकारियों के पास जाकर मदद मांगी और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया और सहायता मांगी, तब उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि समस्याओं को पूरा समझे बिना ही कुछ अधिकारियों ने अपने लहजे में कह दिया था कि मजदूर लगा लो और काम करा लो। इससे लेखक को बड़ा कष्ट हुआ। स्थिति ऐसी थी कि सबका एकजुट होना जरूरी था और अभी समस्याओं की समाप्ति नहीं हुई थी। परेशानियां बढ़ती ही जा रही थीं। शहर में गंदगी फैल चुकी थी, जिसे साफ करना एक बेहद बड़ा कार्य था। मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक। लेखक ने कई अधिकारियों से संपर्क करने का बड़ा प्रयास किया और मदद की मांग की, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई खास मदद नहीं मिली। जो भी मिलता वो कोई टालने वाला जवाब दे देता था। इसलिए अन्य कोई विकल्प न होने के कारण इस स्थिति में वे सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलकर सहायता मांगने चले गए। जब वे मुख्यमंत्री जी से मिले तो उन्होंने निवेदन किया कि वे विभाग अध्यक्षों के जिम्मेदार प्रतिनिधियों का कंट्रोल रूम में सदैव उपस्थित रहना जरूरी है, ताकि जिसे सहायता की जरूरत पड़े बिना समय गवाए उन्हें बताया जा सके और तत्परता से कार्यवाही कर सके। लेखक ने 6-7 विभाग अध्यक्षों के नाम एक पर्ची पर लिखकर मुख्यमंत्री जी को दे दिए थे और उन्होंने उनसे अनुरोध किया कि वो विभाग अध्यक्ष को निर्देश दें कि उनके प्रतिनिधि कंट्रोल रूम में बैठकर बताए अनुसार कार्यवाही करें। सभी बातें लगभग 5 मिनट में पूरी हो गई थीं और इसके बाद लेखक तुरंत ही वहां से निकलकर कंट्रोल रूम की ओर रवाना हो गए। फिर शाम 6:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री जी ने सभी को एक बैठक में आने के लिए आदेश दिलवाया। स्पष्ट था कि इस बैठक को आयोजित करने के पीछे लेखक की भूमिका ही थी, तो लेखक ने किसी को भी इस बात की भनक न लगने दी कि इसके पीछे उनका हाथ था, वरना अन्य अधिकारी कभी भी लेखक को माफ नहीं करते। इसलिए वे बैठक में थोड़े सहमे हुए थे। लेखक ने बैठक में अपनी बात भी रखी। मुख्यमंत्री जी ने कई अन्य विषयों पर और भी विस्तार से विचार विमर्श किया और आवश्यक निर्देश देने के साथ साथ शासन के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। ये सब देखकर लेखक मन ही मन प्रसन्न हो उठे, क्योंकि इन्होंने जो मांगा था उससे कहीं अधिक मिल चुका था। लेखक का मुख्यमंत्री जी से मिलना सबसे सही फैसला जान पड़ता है, क्योंकि इसके बाद ही लेखक को सहायता मिली और अब सहायता मिलने के पश्चात
सबसे पहले मरे हुए पशुओं को हटाने का काम किया जाने लगा। ये कार्य अपने आप में बड़ा दुष्कर था। मरी हुई बड़ी बड़ी भैंसें फूलकर काफी बड़ी हो गई थीं, जिनको उठाने के लिए क्रेन का उपयोग किया गया था। इन बड़े पशुओं को क्रेन से उठाकर ट्रक और डंपर में डाला जाता था। उसके बाद भोपाल के पास ही ग्राम भानपुरा के नजदीक नियत स्थल पर इन सबको फेंक दिया जाता था। मरे हुए अन्य पशुओं को भी उसी खुले स्थान में ट्रैक्टरों से घसीटने पर गलियों में और अधिक बदबू फैल गई थी। फिर कई ट्रक चूना मंगवाकर सड़कों पर डलवाया गया। 6 दिसंबर को शाम तक लगभग ये कार्य पूरा हो गया। पर्याप्त प्रचार प्रसार। भोपाल गैस त्रासदी का पर्याप्त प्रचार प्रसार मीडिया ने किया था। वास्तव में न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भोपाल में जो भी हो रहा था उस पर निगाह रखकर उसे धुआंधार प्रचारित कर रहे थे। मृतकों की संख्या अखबारों की सुर्खियों में छपती थी। शासन की ओर से मीडिया को जो भी जानकारी दी जाती थी उसमें मृतकों की संख्या काफी कम बताई जाती थी, जबकि समाचार पत्र स्वतंत्र आकलन के आधार पर मृतकों की संख्या काफी ज्यादा बता रहे थे। आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर होने के कारण शासन पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लग रहा था। जब इसके बारे में लेखक को पता चला कि आंकड़ों में काफी बड़ा अंतर है और मुख्यमंत्री जी इससे परेशान है, तो ये जरूरी है कि सही सही आंकड़े दिए जाएं। फिर बाद में ये पता चला कि जिन मृतकों का पोस्टमार्टम हो जाता था उन्हीं के आंकड़े गृह सचिव मुख्यमंत्री जी को दिया करते थे और मुख्यमंत्री जी उसी के आधार पर प्रेस को बताया करते थे। फिर बाद में जांच पड़ताल के बाद समाचार पत्रों में जो आंकड़े छप रहे थे उनमें और असली आंकड़ों में ज्यादा अंतर नहीं था। ये जानकारी गृह सचिव को दे दी गई और इससे वे काफी संतुष्ट हुए थे। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। इस घटना के दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहे थे। किसकी लापरवाही थी इस लीकेज के पीछे? उसे सजा मिली या नहीं? आइए आगे जानेंगे इन सवालों के जवाब। यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष एंडरसन की गिरफ्तारी और खोए हुए लोगों की जानकारी। अब तक शहर में गंदगी को बड़ी ही मेहनत से और निष्ठा के साथ हटाया जा चुका था और अब इस तरह की कोई समस्या नहीं थी और महामारी होने का खतरा भी लगभग टल चुका था। जहां पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी उसके आसपास ज्यादातर गरीब लोग ही रहते थे। उस क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर नकद राशि का वितरण किया गया। कुछ जगहों से शिकायतें मिल रही थी कि कम राशि देकर ज्यादा राशि की पावती पर दस्तखत लिए जा रहे थे। अधिकांश शिकायतें निराधार थीं। यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों की गिरफ्तारी। 7 दिसंबर को प्रातः लेखक के पास मुख्यमंत्री जी का बुलावा आ गया और वे उनसे मिलने जा पहुंचे। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष केशव महेंद्रा एवं प्रबंध संचालक विजय गोखले को गिरफ्तार करने के शासन के निर्णय की सूचना लेखक समेत कई अधिकारियों को दी गई और बताया गया कि ये तीनों व्यक्ति सर्विस फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहे हैं। ये भी पता लगा कि हवाई अड्डे के अधिकारियों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट हवाई अड्डे पर ना पहुंच जाएं, तब तक हवाई जहाज हवाई अड्डे पर नहीं उतरेगा। लेखक ने पहले ही और अन्य अधिकारियों के साथ ये योजना बना ली थी कि गिरफ्तारी कैसे की जानी है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जानी थी इत्यादि। हवाई अड्डे पर पहुंचकर कंट्रोल टावर के पास एक तरफ इन्होंने कार छोड़ दी और पुलिस अधीक्षक भी जो खाकी वर्दी में थे वहां रुके रहे। हवाई जहाज उतर चुका था और उसके दरवाजे बंद थे। वहां पर मीडिया की भीड़ सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन कर रही थी। कई पुलिसकर्मी भी वहां तैनात थे। जिस समय यह सब कार्य हो रहा था उस समय पहले से ही बनाई गई योजना के अनुसार लेखक का इशारा पाते ही पुलिस अधीक्षक लेखक की कार को हवाई जहाज के पास ले गए और उन्होंने तीनों व्यक्तियों को बिना किसी आशंका के सर्वप्रथम कार में खुशी खुशी जाकर बिठाया। उन तीनों के बैठने के बाद मीडिया से बचने के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के सामने की ओर से ना ले जाते हुए रेलवे की ओर से ले जाया गया, जो कि बाहर मुख्य रोड पर निकल आई। थोड़ी देर बाद सभी लोग श्यामला हिल्स स्थित यूनियन कार्बाइड गेस्ट हाउस में पहुंच गए। फिर लेखक ने
आगे बढ़कर जल्दी से एंडरसन को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी। एंडरसन, महिंद्रा और गोखले को गिरफ्तार करने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराई गईं और यूनियन कार्बाइड गेस्ट हाउस में ऊपर जो 3 कमरे हैं उनमें से उन्हें एक एक कमरे दिए गए। चारों ओर पुलिस का पहरा लगा दिया गया। जब लेखक अपनी कार से गेट की ओर बढ़ रहे थे तब मीडिया अचानक से सक्रिय हो गई और कैमरे चमकने लगे। तब कार में बैठे बैठे ही लेखक ने उन्हें एंडरसन और बाकी अधिकारियों की गिरफ्तारी की सूचना दी। लेकिन मीडिया इतने से भी संतुष्ट नहीं जान पड़ रही थी। एंडरसन को गुप्त रूप से दिल्ली भेजा जाना। अचानक से ही 1-2 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक हुई, जिसमें मुख्य सचिव ने कहा कि बैरागढ़ हवाई अड्डे पर स्टेट प्लेन खड़ा है और एंडरसन को उसी हवाई जहाज से तत्काल दिल्ली भेजा जाना है। लेखक को यह भी निर्देश दिया गया कि 3 बजे तक हवाई जहाज बैरागढ़ हवाई अड्डे से उड़ जाए। औपचारिकताओं के बाद चर्चा करके सभी लोग सीधे यूनियन कार्बाइड गेस्ट हाउस पहुंच गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के साथ लेखक एंडरसन से मिलने उनके कक्ष में गए। ये जानकारी पाते ही कि उन्हें भोपाल से तत्काल वापस दिल्ली जाना है, एंडरसन संतुष्ट नहीं हुए और कहते रहे कि उन्हें यहाँ की स्थिति देखना है और मुख्यमंत्री जी से मिलना भी है। और भी कई अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस दुर्घटना से व्यापक पैमाने पर जो जानमाल का नुकसान हुआ है उससे लोगों के मन में काफी रोष है और इस स्थिति में वो ना तो स्थिति का जायजा ले पाएंगे और ना ही शहर में कहीं जा पाएंगे। उनका भोपाल में रहना सुरक्षित नहीं है और वे बिना देरी किए बैरागढ़ हवाई अड्डे पर खड़े स्टेट प्लेन से दिल्ली चले जाएं। लेकिन एंडरसन दिल्ली जाने की बात को बार बार टालते रहे। इसी दौरान हुई लेखक की एंडरसन से बातचीत में लेखक को यह पता चला कि सारी दुर्घटना के बारे में एंडरसन को अच्छी खासी जानकारी थी। जब गैस रिसी तब हवा किस दिशा में बह रही थी और उस दौरान हवा के रुख में बदलाव किस किस दिशा में कब कब हुआ, ये सब उन्होंने चर्चा के दौरान बताया। लेखक के पास जो जानकारी थी तथा मौके पर जो तबाही उन्होंने देखी उसका पूरा मिलान एंडरसन द्वारा बताए गए विवरण से होता था। किस प्रकार हवा के रुख में क्षणिक परिवर्तन हो रहे थे। अमेरिका में बैठे एंडरसन उसकी भी बारीकी से जानकारी ले रहे थे। आखिर में 1.5-2 घंटे की चर्चा के बाद एंडरसन भोपाल छोड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने जमानत के कागजातों पर हस्ताक्षर कर दिए। एंडरसन को कार में बैठाकर सभी लोग चुपके से रीजनल कॉलेज की तरफ से एक नए बनाए गए ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल गए। गोपनीयता रखने के लिए कार के न आगे और न ही पीछे कोई गाड़ी रखी गई थी। लेखक का ड्राइवर कार चला रहा था। पुलिस अधीक्षक कार में बैठे थे और पीछे एंडरसन के साथ लेखक बैठे हुए थे। जिस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ये लोग हवाई अड्डे पहुंचे उसका किसी को पता ही नहीं चला। वहां पर खड़े स्टेट प्लेन में एंडरसन को बिठाया और उन्हें दिल्ली भेज दिया गया। एंडरसन जब दिल्ली पहुंचे तब दिल्ली की मीडिया को इस संबंध में पता चला और विश्व भर के मीडिया वालों को पता चला कि एंडरसन भोपाल से चुपचाप दिल्ली भेजे जा चुके थे। समाचार पत्रों में कई दिनों तक एंडरसन की गिरफ्तारी और उन्हें छोड़ने के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए जाते रहे थे, जो कि स्वाभाविक भी था। खोए हुए लोगों के बारे में आम जनता को जानकारी। जहरीली गैस निकलने की त्रासदी के घटते ही रात में हड़बड़ी और घबराहट में हजारों परिवार भोपाल से दूर भाग चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि अधिकतर परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे और लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी बड़ी संख्या में लोग गंभीर रूप से बीमार हुए थे। अनेक बीमार लोग भोपाल के अनेक अस्पतालों के अलावा भोपाल के पास के जिलों के अस्पतालों में भी भर्ती हुए थे। कई लोगों की मृत्यु भोपाल से बाहर हुई थी। इस प्रकार हजारों परिवारों के लोग एक दूसरे से अलग थलग हो गए थे। वे ये भी नहीं जानते थे कि उनके प्रियजनों का क्या हुआ, वो जीवित भी हैं या नहीं, और यदि जीवित हैं तो कहां हैं, किन हालात में हैं। जिन लाशों को हमीदिया अस्पताल के बाहर पहचानने के लिए रखा जाता था, उन्हें पहचानने के लिए लोगों का तांता लगा रहता था। लोग अपने प्रियजनों की खोज में दर दर भटकते रहते थे। जहां एक ओर ये सब परेशान थे,
वहीं दूसरी ओर इससे मरीजों के उपचार में भी परेशानियां उत्पन्न हो रही थीं, क्योंकि लोग वार्डों में जाकर भी अपने प्रियजनों को तलाशते थे। जब सब जगह से थक जाते थे तब वो कंट्रोल रूम और जहां भी उन्हें कुछ आशा होती थी वहां जाकर लोगों से संपर्क करते थे और पूछते थे कि उनके बाकी लोग कहां गए। तब जाकर संभागीय आयुक्त एनके रणजीत सिंह ने इस मानवीय समस्या पर सबसे पहले ध्यान दिया और लापता लोगों का पता लगाने के लिए सुचारू व्यवस्था की। एक प्राइवेट कंपनी द्वारा कई स्थानों पर वायरलेस सेट लगाए गए और प्रमुख स्थानों पर लॉस्ट एंड फाउंड के केंद्र खोले गए। जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी या जो लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती थे, उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती थी उसकी सूचना बनाकर इन सभी केंद्रों में भेजी जाती थी और उन केंद्रों पर जाकर कोई भी व्यक्ति इससे संबंधित जानकारी ले सकता था। अस्पतालों में भर्ती मरीजों तथा अन्य के बारे में जानकारी इकट्ठा कर केंद्रों में प्रदान करना और पूछताछ करना अपने आप में ही बहुत बड़ा कार्य था, किंतु ये कार्य सफलतापूर्वक किया गया और परेशान